चलो, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो अभी तक आपने, मेरे को उम्मीद है, कम्युनिकेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। हमने एक पूरा डिटेल्ड लेक्चर वहां डाला है, राइट? अब जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि ये लैब्स है आपके पूरे के पूरे CSET के बैच के लिए। दैट इज, जो भी बच्चा रिवीजन करना चाहता है या जो भी बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है वो इन वीडियोस को रेफर कर सकता है, ताकि वो इजीली एंड स्मूथली एग्जाम्स की चीजों को एटलीस्ट अच्छे से समझ सके। यहाँ हमारा सोल यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल इंस्टीट्यूट के मैथ से हो रहा है। इसके साथ मैंने आपको बोला था कि आप बुक्स मंगवा सकते हैं इंस्टीट्यूट से, जो कि आपके MCQ बुक्स होंगे, राइट? उनको हम फॉलो करके सॉल्व करेंगे अलॉन्ग विथ माय सेट ऑफ क्वेश्चंस। वो हम करेंगे जब हम इन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पूरा कंपाइलेशन प्लेलिस्ट है, आपको आई बटन पे पूरे लिंक्स मिल जाएंगे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक चीज जो भी आपको या तो डाउनलोड करनी है या तो आपको हमारे प्लेलिस्ट तक पहुंचना है, वहां डिटेल्स मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड वर्जन रहेगा। हमारे रेगुलर बैच में सारी भी चीजें एक एक करके हुई थी, एंड जो भी बच्चे इसको आराम से एग्जाम में एक हफ्ते पहले देख रहे हैं कि अच्छा अच्छा क्या ये CSET ऐसे पढ़ के निकल जाएंगे, उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज मैं बताती हूँ आपको। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पास हो जाएंगे, डजंट मैटर, ठीक है? लेकिन जो पर्पस है ये सारी चीजें आपको समझाने और पढ़ाने का, वो पूरी तरीके से डिफाई हो जाएगा एंड समवेयर और दी अदर आपका फाउंडेशन खराब हो जाएगा। अगर आपको चीजें अच्छे से करनी है तो उसको टाइम दो, राइट? रोना मत कि अरे मैंने तो पढ़ा था बट कुछ हुआ नहीं। क्या आपने ढंग से पढ़ाई की थी? द आंसर इज यस और नो। उसके बेसिस पे चीजें डिसाइड होंगी। हम फटाफट से जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, और बहुत ही ज्यादा बेसिक से मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी या फिर चीजें बताते हुए चलूंगी, एंड देन विल डायरेक्टली सॉल्व क्वेश्चंस। टुडे वी आर हियर हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड क्या अलग है बचपन से जो पढ़ते हुए आए हैं उनमें, आखिर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है और ये किस तरीके से इस चीज को अलग बनाता है। ऑल्सो अ क्विक रिमाइंडर, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। आप जो स्कूल में एग्जाम देते थे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, अनलाइक 10th and 12th, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं होता था। एज इन होता था, आपको compete करना पड़ता था, बट लार्ज स्केल में नहीं होता था। ये जो है ये आपके एग्जीक्यूटिव का एंट्री पास है। जब तक आप ये नहीं करोगे, आप एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं कर पाओगे इंस्टीट्यूट जाके और अपने एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाओगे। मैम इसका कोई भी लिंकेज है, दूर दूर तक सबसे बड़ा लिंकेज है। आपको पता होना चाहिए, आप नंबर्स से ज्यादा अल्फाबेट्स और वर्ड्स और सेंटेंसेस के साथ डील करते हो। यहां इस चैप्टर में दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली, रीडिंग स्पीड, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉम्प्रीहेंशन या कॉम्प्रीहेंडिंग। जब मैं बात करती हूं किसी चीज को कॉम्प्रीहेंड करना का मतलब होता है किसी चीज को समझना या अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। ओके, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी 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 क्रूशियल। डजंट मैटर आप किस मीडियम से आए हैं, डजंट मैटर आप कौन से मीडियम में थे, एंड डजंट मैटर आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है। क्या बात करिए मैम, इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश आती है नहीं आती मैटर नहीं करता? नहीं करता। आई टेल यू व्हाई। जब भी आप एक CS बन जाते हो, राइट, आप अलग अलग स्टेट्स में काम कर सकते हो। आपको पता है आप साउथ में काम कर सकते हो, आप वेस्ट में काम कर सकते हो, ईस्ट में कर सकते हो, नॉर्थ में कर सकते हो। लोकल लैंग्वेज आना जरूरी नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे जो अलग अलग लैंग्वेज में होंगे। दैट ऑल्सो डजंट मैटर। मैटर करता है कि आपके सामने जब डेटा आए तो क्या आप उसको क्रंच करके उसमें से जो भी वैलिड इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, उससे चीजें इन्फर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। इंस्टीट्यूट यही चाहता है। इंस्टीट्यूट आपके लैंग्वेज स्किल्स को नहीं, बल्कि आपके अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को जज करना चाहता है इस चैप्टर के थ्रू। आपको एक बड़ा चंक ऑफ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है। इसको समझने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने डिटेल में इसके बारे में बात की है। उस टेक्निक को मैंने नाम दिया है SAP, या मेरे
बच्चे उनको सैप बोलते हैं, विच इज सिलेक्टिव रीडिंग, एक्टिव रीडिंग एंड प्रिडिक्टिव रीडिंग। मैं इसके बेसिक रूल्स आपको जरूर बताऊंगी, बट इसको इम्प्लाई करना एक बार में आसान नहीं है, इसको प्रैक्टिस चाहिए होती है, वेरी 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 रिगरस प्रैक्टिस चाहिए होती है, तब जाकर के आप कोई भी चीज को फटाफट से रीड कर पाओगे, क्विकली रीड कर पाओगे, समराइज कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, क्या हमें इसको लिखना है? द आंसर इज नो। बट क्या हम गलत ऑप्शन को टिक करेंगे तो हमारा मार्क्स कम होगा? द आंसर इज यस, क्योंकि आप पढ़ने में पैसेज बहुत टाइम लगाओगे और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इट विल बहुत पेनफुल चीज है वो, राइट? तो वो नहीं करना है हमें। उस चीज को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे। कैसे आपको डेटा क्रंच करके उसमें से जो सिर्फ और सिर्फ वाइटल इंफॉर्मेशन है वो आपको निकालनी है, वो मैं आपको सिखा सकती हूँ, बट उसको अप्लाई करके प्रैक्टिस करना आपका काम है। मैं 1 2 3 पैसेजेस बता सकती हूँ, मैं 1000 भी पैसेजेस बता सकती हूँ, तो जरूरी नहीं है वही पैसेज आए, ऑब्वियस सी बात है, कुछ अलग ही आएगा। लेकिन उससे कैसे आपको कॉम्प्रिहेंड करना है वो टेक्निक मैं आपको जरूर बता सकती हूँ। बच्चे क्या करते हैं, इसको बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते, जाते पढ़ते आते। ठीक है, तो वो चीजें 2-3 चीजें आपको पेशेंस के साथ सुननी पड़ेंगी एंड इसको पेशेंस के साथ करना भी पड़ेगा, बिकॉज फ्यूचर में जब आप रिपोर्ट्स रीड करोगे, फ्यूचर में जब आप रिपोर्ट्स रीड करोगे या बड़े बड़े रेगुलेशंस पढ़ोगे, नोटिस पढ़ोगे, एजेंडास पढ़ोगे, सर्कुलर्स पढ़ोगे, नोटिफिकेशंस पढ़ोगे, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू कि आप सारी चीजें पढ़ो एंड देन अपने क्लाइंट्स को बताओ। आपको चीजें जिस्ट में समझनी और समझानी आनी चाहिए। आपके सामने आपके जूनियर्स अगर आएंगे, वो एक पूरा कथा लेके आएंगे आपके सामने कि 1 हफ्ते से मैम प्रोजेक्ट के सर काम कर रहा था, मैं इस पे ये हुआ ये हुआ ये हुआ। आपको सारा इंफॉर्मेशन लेना जरूरी नहीं है, आप उसमें से क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। 300 पन्ने की रिपोर्ट्स आएंगी आपके पास, बड़े बड़े ऐसे मोटे मोटे कागजों में फाइल्स आएंगी आपके पास, पीडीएफ्स में फाइल आएंगी, आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप कैसे चीजों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? आपको न्यूज, रिपोर्ट्स, हर दिन हर चीज के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। इतने सारे डेटा में से कौन सा डेटा वैलिड है उसको हाथ मिलाना है, वो इंपॉर्टेंट है। माई स्टूडेंट्स नो दिस एंड आई शुड टेल यू एज वेल यूट्यूब बैच के लिए कि एक क्वेश्चन अपने आप से हमेशा पूछो कि कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, विच इज वाई। Why are you reading or studying this subject? Why are you studying this particular chapter, particular topic? There's always an answer. अगर इसका आंसर आपको नहीं मिल रहा तो ये फालतू है या आप ढूंढ नहीं पा रहे हो, दोनों में से कोई एक। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को समझो और समझने के बाद इसको इम्प्लाई करो। वाई का आंसर मैंने आपको दे दिया कि ये कहाँ कहाँ किस तरीके से काम आएगा। ठीक है, इतने सारे डेटा को कैसे एक्सट्रैक्ट करना और कॉम्प्रीहेंड करना है, बस इंस्टीट्यूट आपसे यही देखना चाहता है। क्या अभी तक हम साथ में हैं? समा बन चुका है, अब हम आगे बढ़ेंगे और अपनी पूरे चीज को फटाफट रैप अप करेंगे। सुना, आप पैसेज को फास्ट तो पढ़ लोगे बेटा, पैसेज को फास्ट तो पढ़ लोगे, बट समझ भी तो आना चाहिए। हम पढ़ तो रहे हैं बट क्या हमें समझ आ रहा है? बिकॉज अंडरस्टैंडिंग इज द की। मैंने बोला अंडरस्टैंडिंग इज द की, मैंने बोला अंडरस्टैंडिंग इज द की। अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही है, मैं रॉकेट स्पीड से उसको ऐसे पढ़ूं तो कुछ मुझे समझ नहीं है, मैं वापस जाऊंगी, मैं वापस शुरू से शुरू करूंगी एंड मैं ऐसे पढ़ना स्टार्ट करूंगी, ऐसे पढ़ना स्टार्ट करूंगी एंड फिर मैं यहाँ तक आऊंगी, मतलब शिट कुछ समझ नहीं है, फिर ऊपर जाऊंगी, फिर यहाँ से पढ़ूंगी, फिर यहाँ से पढ़ूंगी। 2 चीजों की वजह से ये होता है। पहली, आप खुद के अंदर एक रॉन्ग इंप्रेशन सेट करके बैठे हो कि मैं इसको फटाक से पढ़ूं, मेरे को स्पीड पढ़ना है। आप ये नहीं समझते हो कि मुझे स्पीड के साथ समझना है, समझना है कट जाता है, मुझे स्पीड पढ़ना। जब तक स्पीड पढ़ते हैं इल्ले कुछ समझ नहीं आया। पर एक और चीज है, ये भी हो सकता है कि जब आप स्पीड 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 पढ़ रहे हो, आपके सिर के ऊपर से जा रहा है, पर आप ध्यान लगा के पढ़ने की कोशिश करो और उसके बाद फिर आप किसी और जोन में पहुंच जा रहे हो। आपके दिमाग में फिर चल रहा है मोमोज, आपके दिमाग में फिर चल रहा है चटनी, पिज्जा, बर्गर और पता नहीं क्या क्या। आपके दिमाग में चल रहा है हूँ मैं अपने फेरी टेल में हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ या कुछ कर रहा हूँ, आप किसी और जोन में चले जाते हैं। इसके लिए मैं सबको सजेशन देती हूँ, आपको भी दे रही हूँ और बहुत काम की चीज है। आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको फोकस करने में हेल्प करेगा, और एक माइंड है जो आपका एक्टिव माइंड है, जो आपको हमेशा टफ चीज से दूर लेके जाएगा। जहां आपका ज्यादा मन लगता है ना, वहां लेकर के जाएगा, जो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर आप पढ़ते हैं, उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है और फिर आप फोन में चले जाते हैं, पता नहीं चलता 1 घंटा कब चला गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ आपका फोकस लगता है और हमें
एज इंसान काम करना कभी पसंद नहीं है। जहां पे भी हमारा फोकस लग रहा होता है, एकदम कंप्लीट फोकस लग रहा होता है, वहां से हमें डिस्ट्रैक्टेड रहना पसंद है, क्योंकि हमें वो काम नहीं करना पड़ रहा है कुछ सेकंड्स के लिए। बट ये जो हम डिस्ट्रैक्शन लेकर के आते हैं अपने लाइफ में, ये कितना बुरा हैबिट डेवलप करता है, ये आपको पता ही होगा, है ना। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, सब कुछ आए हैं आपके इफेक्टिव टाइम को इनइफेक्टिव बनाने के लिए। उसको लोग अच्छे से यूज भी करते हैं और नहीं भी कर पाते हैं, अब आपके ऊपर है वो। अब आते हैं वापस हमारे टॉपिक पे। आपको फास्ट नहीं पढ़ना है, आपको जल्दी पढ़ना है, यानी फास्ट के साथ कॉम्प्रीहेंड करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जब आप दिमाग को ऐसे रिश्वत दो, ठीक है, अभी मत भटको, जब मेरा हो जाएगा ये पूरा पैसेज में कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी, मैं तुमको जो चाहिए होगा वो दूंगी। एक बार के लिए पेपर पे लिख लो, या तो होता ना, ठीक है ये करना है, और 1000 काम आएंगे आपके दिमाग में उसी टाइम पे, लिख लो पेपर पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तो लिखो, वरना अपने दिमाग को रिश्वत देके आगे बढ़ो, ठीक है। दिस वर्क्स, बाय द वे दिस वर्क्स। पेन हाथ में लिया मैंने, झूठ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। अभी कैसे इसको करना है मैम, आप तो बोल रही हैं, बट कैसे समझ आएगा? इतना कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, हमने बेसिक इंग्लिश पढ़ी हुई है, या मैं किसी वर्नाक्युलर मीडियम से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ, हाउ आई एम गोना डू इट, कैसे? इट्स वेरी इजी, आई टेल यू, इट्स जस्ट शीर हार्ड वर्क। आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, एंड इट्स डन फॉर यू, इट्स डन फॉर यू, ट्रस्ट मी। देखते, जब भी हम किसी चीज को रीड करते हैं ना, देखो यहाँ पे सैप को मैं ना बेसिक पार्ट्स में बांटती हूँ। ये आपका एक पैराग्राफ है, क्या है? एक पैराग्राफ, ठीक है। इसमें कुछ लाइंस होंगे, पहली बात, इसमें अगर 300 वर्ड्स है तो ये 300 वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका कुछ ही पार्ट हो सकता है 120 130 वर्ड्स है जो हमारे काम के, बाकी सब कंजंक्शन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स लगा हुए हैं। हाँ, अगर मैं बोलूं कि ये लड़की सुंदर है, और मैं बोलूं शी वॉक्स इन ब्यूटी लाइक द नाइट ऑफ क्लाउडलेस क्लाइम्स एंड स्टेरी स्काई, ठीक, तो ये पोइट्री है। मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ वो सुंदर है, लेकिन मैं इसको एकदम एडजेक्टिफाई करके आपको बोल रही हूँ, ठीक है। मैं तुमको बोलूं तुम बेवकूफ हो, अब मैं तुमको एकदम ही घुमा फिरा करके बोलूं, ठीक है, तो अल्टीमेटली मतलब वही निकल के आ रहा है, लेकिन मैं तुमको घुमा फिरा के बोल रही हूँ, तो मेरे को वो घुमाने फिराने एंड बट सो ऐसे वर्ड से दूर रहना है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे को और भी चीजें सॉल्व करनी है। तो हम आपको ये बोलते हैं कि इसमें तो कुछ ही पार्ट है जो आपके लिए इफेक्टिव है, बाकी तो इनइफेक्टिव पार्ट है, क्योंकि मतलब इससे निकलेगा, ठीक है। शी इज ब्यूटिफुल को मैं 3 शब्द में खत्म करूं, या मैं उसके लिए 200 पन्ने का ऐसे लिख दूं, अल्टीमेटली तो बात वही है। तो हमें एडजेक्टिव्स को हमेशा इग्नोर करना है। किसको इग्नोर करना है? व्हाट टू इग्नोर? क्योंकि आपका पेपर, आपका जो पेपर है या फिर आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसके ऊपर पैर नहीं लगे, वो भाग नहीं जाएगा, तो वही है, ठीक है। तो अगर आपको कोई वर्ड रेफर करना है तो आप वापस क्वेश्चन में रेफर कर सकते हो। जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, उसको आपको शॉर्ट करना है, और वो है समझना। आपको समझना है कि ये पैसेज बोल क्या रहा है, बाकी उसमें जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा, जो ग्राफ दिया हुआ है, वो तो आप कभी भी रेफर कर सकते हो, राइट। सो व्हाट टू इग्नोर, मैम, व्हाट टू इग्नोर, क्या हमें इग्नोर करना है? सबसे पहली चीज जो आपको इग्नोर करनी है वो एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होता है? जो भी नाउन को क्वालिफाई करते हैं। शी इज ब्यूटिफुल, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, एनॉर्मसली ब्यूटिफुल, मैग्निफिसेंटली ब्यूटिफुल, है ना। दिस इज व्हाट एडजेक्टिव्स डू, इट क्वालिफाइज और क्वांटिफाइज द नाउन, ठीक है। नेक्स्ट is data, facts, ठीक है, place, ये सबको नेग्लेक्ट करना है। कैसे पढ़ेंगे हम प्लेस को? XYZ, ठीक है। आगे कुछ नहीं, सोचना ही नहीं है, टाइम वेस्ट। नाम को कैसे पढ़ेंगे? कोई था, मिस्टर समवन, मिस्टर एक्स, कोई तो था। अगर कोई चीज मेरे को लिस्ट में दी है कि शी वॉज ब्यूटिफुल, अमेजिंग, ऐसा वैसा, कॉमा लगा के मतलब उसी चीज के बारे में बोल रहा है ना, नहीं पढ़ना है। कॉमा करके कोई इंफॉर्मेशन दिया है, हाँ ठीक है, ऐसा बोल के आगे बढ़ना है।
ऐसे क्या होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ जो चाहिए हमें वही दिखेगा, लेकिन आपको दिमाग को बताना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। अगर आप नहीं बता पाओगे ना तो बहुत दिक्कत है। दैट मीन्स यू हैव टू टेल योर ब्रेन दैट ओके आई वांट दीज थिंग्स ओनली एंड यू विल फोकस ऑन दोज थिंग्स ओनली। ठीक है, ये सब जब आप कर पाओ। अच्छा, कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और वो कौन से होते हैं मैम? वो वर्ड्स होते हैं बट, हाउएवर, ये सारे वर्ड्स होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये यू टर्न वर्ड्स होते हैं। क्या मैम? ये यू टर्न वर्ड्स होते हैं। यू टर्न वर्ड्स मतलब आप कुछ बोल रहे होते हो और घूम के आ जाते हो, है ना, शुभ शुभ। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड। तो ये जो बट जो आपको चुभ गया है, ये जो चुभ गया यहाँ पे एकदम तीर की तरह ऐसे जाकर के यहाँ जाकर के निकला है, दैट इज और दैट दोज वर्ड्स आर कॉल्ड एज यू टर्न वर्ड्स, कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड्स, कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये अचानक से जज्बात बदल देते हैं, हालात बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं। ठीक है, डन, ओके मैम, हमें समझ आ रहा है। तो ये सब कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जब आप किसी चीज को पढ़ते हो कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि आप पढ़ोगे कैसे। जब आप पैसेज को रीड, देखो इसको हमने बहुत प्रैक्टिस किया हमारे रेगुलर बैच में। ठीक है, तो ये अगर मैं आपको एक बार में बताऊंगी तो हो सकता है आपके सिर के ऊपर से जाए, इसी के लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें बताती हूँ, वरना मैं आपको बताती हूँ कि बड़े बड़े पैसेजेस को किस तरीके से 1 से 1.5 मिनट में क्रैक करना, सब कुछ नहीं बट उसका मेन आइडिया समझ जाना, ये इस टेक्निक से पॉसिबल है। इट इज, हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं एंड इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। बट टू एक्सप्लेन दैट राइट नाउ एंड टेल, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द जिस्ट कि किन चीजों को आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, और उसको मैं इंप्लाई करके भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से वो यूज होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप घर पे चीजें पढ़ रहे हो ना, तो एक चीज एकदम ही याद रखना और समझ के रखना कि आपके बगल में जब आप रीड कर रहे हो पैसेज, एक शीट होनी चाहिए या एक कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, सो आपको क्या करना होगा, इन सारी भी चीजों को ध्यान रख करके, अच्छा डरना मत, बीच में जरा सा ऐसा हो गया था बट फाइन। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप सैप को फॉलो करोगे। ठीक है, एडजेक्टिव्स डिश क्या हो, कॉमा टू कॉमा डिश क्या हो, कोई भी लेटर्स अल्फाबेट्स कुछ भी ऐसी चीजें नाउन वाइज कुछ अजीब सा ही नाम दिया हुआ है, स्किप, डजंट मैटर, हमें सिर्फ कंटेंट समझना है। बाकी क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या है और फिर हम वापस अपने पैसेज को रेफर करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट को समझना। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बोला, आप लोगों के साथ मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क आउट। फाइन, चलो बढ़े आगे। हाँ, तो मैंने बोला था आप लोगों को कि आप एक कॉपी को लेकर के रखोगे, सो दैट आई टेल यू व्हाई। मान लो मैंने एक पैसेज पढ़ा, ठीक है, मैंने एक पार्ट पढ़ा। अब जब मैं उस पार्ट को पढ़ रही होंगी ना, जब मैं उस पार्ट को पढ़ रही होंगी, मैं क्या करूंगी, उसको ना अपनी लैंग्वेज में जस्ट एक लाइन में उसको समराइज कर लूंगी। ठीक है, उसको एक लाइन में मैं समराइज कर लूंगी, अपने हिसाब से कोई चार्ट बना लूंगी, ताकि जब मैं 5th पैसेज या 6th पैरा तक आऊं तो मेरे पास एक जिस्ट ऑलरेडी रेडी हो और मेरे को चीजें भूलनी ना पड़े। इससे दो चीजें होंगी, पहली, जैसे ही आप अपना पैसेज खत्म करोगे आपके पास एक पूरा समरी रेडी होगा विद इन नो टाइम और आपको बार बार रेफर नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो होगी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि आई टेल यू व्हाट, आप भूलोगे नहीं, आपका फोकस नहीं भटकेगा। जब आपको पता है कि एक पैराग्राफ के बाद आपको ऐसी चीजें समराइज करनी है ना, तो आपका दिमाग अलग लेवल पे काम करेगा एज कंपेयर टू जब आपको पता है कि आपको कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, तो ये 2-3 टिप्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है फ्यूचर में भी। इसी को आप नोट मेकिंग में बोलते हैं, जो आप करेंगे भी एज अ CS, एज अ कंपनी सेक्रेटरी, या फिर जब आप बड़े बड़े लेक्चर्स कंपनीज एक्ट के देखेंगे, जब बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो दिमाग में ऐसे खिचड़ी पकने लगती है, तो आप उसको नोट के फॉर्म में इजी वे में प्रेजेंट करेंगे ताकि आपके लिए चीजें काफी सिंपल, स्मूथ एंड ईजी हो जाए। ठीक है, ओके, बड़े आगे करें, चलो आ जाओ आ जाओ, टिडिंग।
यहाँ पे देखो थिंग्स टू रिमेंबर है, हम एक क्वेश्चन के साथ एक एक चीज को लेंगे और समझेंगे, इसी के लिए मैं इसको टच नहीं करी, बट स्टिल आपको समझना होगा कि सेंट्रल आइडिया जिसको हम बोलते हैं मेन आइडिया, वो क्या है। आपको समझना होगा कि सेंट्रल आइडिया या व्हाट एग्जैक्टली इज द main idea. Then focus on the details, and when you focus on the details, when you understand, because the question can come in any manner, the question can come in any manner, and it's not subjective that you're writing, it's objective. It can come that what was the author thinking, what can you infer from this line, what was the tone of the passage. So focus on every detail, and once you know the main idea, details is not the problem, because you can anytime refer to the passage. ठीक है। द स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं चेन ऑफ थॉट्स, जिसको हम बोलते हैं चेन ऑफ थॉट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली द टोन, ऑथर किस टोन में बोल रहा है, आर्ग्यूमेंटिव है, डिस्क्रिप्टिव है, एलैबोरेटिव है, क्रिटिकल है, किस बेसिस पे है, वो सारी चीजें। सेंट्रल आइडिया इज द मेन आइडिया, एंड इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। डिटेल्स आपको देखनी पड़ेंगी, इसके बाद ये हुआ, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट आपके ऑप्शंस में ना आपको एज इट इज लाइन उतार के दे देगा, जो पैसेज में है वैसे ही लाइन उतार के दे देगा, एंड बोलेगा इसमें से कौन गलत है। अब आपको सब सही लग रहा होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसमें देखना एक कुछ ऐसा छोटी सी चीज होगी ना, एक कुछ ऐसी छोटी सी चीज जो अलग होगी, एंड फॉर दैट रीजन यू हैव टू गो टू द डिटेल्स। लेकिन डिटेल्स हम स्टेप 1 में कभी नहीं करते हैं। जब हम पैसेज को पढ़ के सिर्फ मेन आइडिया निकाल रहे होते हैं तब हम डिटेल्स पे फोकस नहीं करते, बिकॉज हमें नहीं पता कि कौन सी डिटेल पे फोकस करना है। जब क्वेश्चन हमारे सामने उस टाइप का आता है तब जाके हम डिटेल्स पे फोकस करते हैं, पीछे से रेफर करके। क्या मैम इतना ज्यादा पढ़ना जरूरी है? हाँ बिल्कुल। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु will shine in the internship part, who will shine in the management training part, who will do extremely well in the executive, जिसको यहाँ importance पता चल रही है। आपको पता है ये सारा जो फॉर्मेट है जो CSET का 2020 में आया था, ये सबका सब जो है ना किस एग्जाम के साथ रिलेटेड है मैं आपको दिखाती हूँ। इंडिया के टफेस्ट एग्जाम्स, एंड इनफैक्ट दुनिया के टफेस्ट एग्जाम्स या फिर रिनोड एग्जाम्स में आता है। आई टेल यू व्हाट, ठीक है, दिस इज कॉमन एडमिशन टेस्ट, या ये IIT से देने के बाद, मतलब IIT से पढ़, मतलब JEE दे करके लोग जो IIT में पढ़ लेते हैं उसके बाद 4 साल का इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद ये एग्जाम्स दे करके किसी B स्कूल में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी फील्ड से लोग इस एग्जाम को दे करके कहीं ना कहीं एडमिशन लेते हैं। इसके जो सिलेबस में है ना, इसके जो सिलेबस में है क्या है मैं बता देती हूँ आपको, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ। क्या मैम क्या लिख दिया आपने? VRC, अरशद वारसी, इट्स VRC, विच इज वर्बल एप्टीट्यूड, राइट, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें से ये सेक्शन आप अभी मेरे से पढ़ रहे हैं और ये सेक्शन भी आपके इसी सेक्शन में इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये क्या बोल दिया मैम आपने? मैथ्स जो आपके दिसंबर वाले, मतलब इस साल 2023 के दिसंबर में जो चीज आपकी लागू होने वाली है, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें से ये नहीं आ रहा है आपका, बट ये आ चुका है, ये है और ये आने वाला है। आप देख रहे हो किस एग्जाम को ये फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो एबिलिटी है सोचने का, आपका जो एप्टीट्यूड है ना, इसको बढ़ाया जा रहा है। वहां पे जो B स्कूल में जो करोड़ करोड़ का पैकेज लेकर, आप अगर अभी शार्क टैंक देख रहे होंगे, उसमें से सारे भी लोग जो है उन्होंने कहीं ना कहीं से MBA किया हुआ है। आप विनीता सिंह को उठा लो, वो IIMA की एलुमनाई है। आप अश्नील ग्रोवर को उठा लो जो पिछले सीजन में थे। अमन को उठा लो, आप जो बोर्ड के CEO है, CMO है, वो ISB हैदराबाद, उन्होंने GMAT दिया होगा, उसमें भी ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये लोग जो है, ये इतना इनका पढ़ाई जो था B स्कूल में, उसमें ये चीजें कहीं कहीं काम नहीं आ रही थी। ये नहीं पूछ रहे थे कि पैसेज सॉल्व करो, बट जो एबिलिटी और जो स्किल्स हैं जो इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए, वो स्किल्स आपके फ्लोर पे काम आएंगे।
इसके लिए ये चीजें आपके सामने इंट्रोड्यूस की गई है। बच्चों को इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ में आ रहा है, वो बस खेल खेल के जाके टिका 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 करके आ रहे हैं। बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपके पैकेज में जीरो बढ़ाने और कम करने में काम आएगा। बिकॉज जो ये स्किल्स आप सीखोगे ना, इन स्किल्स को जब आप अप्लाई करोगे ना अपने रियल लाइफ में, जब आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ रहे होगे एंड फर्दर आप प्रोफेशनल्स में और बीच में जब आप इंटर्नशिप करोगे, तो आपको खुद दिखेगा कि आप कैसे अलग हो अपने बाकी के दोस्तों के साथ। सो मेक श्योर कि अगर आपको कुछ चीज दिया जा रहा है तो उसका एकदम मैक्सिमम निकाल करके करो। इसी के लिए आपको ये लेक्चर्स भी लाइव करवाए जा रहे हैं, ताकि जितने भी सेल्फ स्टडी वाले बच्चे वो कहीं भी पीछे ना फील करे, और जितने बच्चे जो सोचते हैं हमें सब आता है, उनको एटलीस्ट थोड़ा सा बेसिक रियलिटी चेक मिले। अब जब इतनी बातें मैंने कर ली हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर समझे, चेन ऑफ थॉट जो मैंने बोला तुम्हें, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है तुम लोगों के विच इज कॉल्ड एज पीजे। पीजे मतलब मैम पुअर जोक है नहीं, पीजे इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज पैरा जंबल, जहां पे आपको सेंटेंसेस दिए रहेंगे ए बी सी डी करके, एंड आपको बताना है, ये सीक्वेंस में नहीं रहेंगे, मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसा सीक्वेंस नहीं होगा। आपको सीक्वेंस बताना है कि इसका सीक्वेंस क्या है, बी सी जी सॉरी बी सी ए बी ए सी डी, क्या सीक्वेंस है इसका, और ये सीक्वेंस आपको चेन ऑफ थॉट या लॉजिकल स्ट्रक्चर से पता चलेगा। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं लूंगी अभी कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने लिखा कि एक इंसान ने एग्जीक्यूटिव दिया, एक इंसान ने मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्टार्ट किया, फाइनल्स दिया और सीएसईटी दिया। तो तुमको इसको स्ट्रक्चर करना है, तो तुम्हें पता है पहले सीएसईटी देगा, फिर एग्जीक्यूटिव, फिर शायद इंटर्नशिप, एंड देन फिर अपना फाइनल्स, या फिर पहले फाइनल्स एंड देन फिर इंटर्नशिप, जो भी है उसकी बेसिस पे। तो ये जो तुम सीक्वेंस कर पा रहे हो, ये तुम कर पा रहे हो क्योंकि तुमको एक्सटर्नल नॉलेज है कि इसके बाद ये होता है। जब पैसेजेस में आएगा तो तुमको एक लॉजिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक चेन ऑफ थॉट बनाना पड़ेगा टू अराइव एट द प्रॉपर सीक्वेंस, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि अलग अलग परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन तुम्हारे ऑप्शंस में एबीसीडी करके हो, और तुम्हारे आंसर्स तुम कोई भी टिक कर दो, तुमको लग रहा है ये तो सही लग रहा है सुन के, बट देयर आर मेनी कॉम्बिनेशंस जो आप चार चीजों के साथ बना सकते हो। ठीक है, तो उस केस में आपको करना क्या पड़ेगा, 4 फैक्टोरियल केसेस आ जाएंगे आपके, तो उस सेंस में या उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेन ऑफ थॉट्स लगा करके काम करना पड़ेगा। ठीक है, देन इट्स टोन ऑफ द पैसेज। टोन किस तरीके का है, डिस्क्रिप्टिव है, आर्ग्यूमेंटिव है, एलैबोरेटिव है, क्या बताना चाह रहा है। अगर ऑथर या जो लिख रहा है इस पूरे के पूरे पैसेज को, या आपके सामने स्टेट कर रहा है, वो चीजों के लिए क्रिटिकल है या वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इस चीज को समझने और समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज फ्रॉम द टोन ऑफ द पैसेज वी डिटरमाइन। स्किल्स क्या चाहिए, एबिलिटी। मैंने बोला ना आपकी लॉजिकल, मैम ब्रेन चेक हो रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पे लैंग्वेज नहीं, यहाँ पे ये चेक हो रहा है, आप कितने अच्छे से चीजों को जॉट डाउन कर सकते हो, आप कितने फ्लुएंट हो, आप कितना इन्फर कर सकते हो। इन्फरेंस का एंड कंक्लूजन का एक क्लास आपको आई बटन में मिलेगा, उसको मिस करने वाले को पाप लगेगा, याद रखना। बहुत मेहनत से 2 घंटे का लेक्चर है, वो मैंने बैच का लेक्चर लाइव करवाया आपके लिए, क्योंकि उससे बेटर कंटेंट और उससे कम कंटेंट मैं आपको देना नहीं चाहती। उससे बेटर मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया, और उससे कम कंटेंट आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो इस इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आप कैसे भी पढ़ के बस ऐसे निकलने वाला है, तो फिर जस्ट डोंट डू इट। This is an emotion for people, and why is the passing percent such less? 100 बच्चे में जो शुरू कर रहे हैं इस रेस को, शायद 2 बच्चे कहीं जा करके CS का प्रीफिक्स अपने नाम के आगे लगा पाते हैं। ऐसा क्यों, why is it so? इंस्टीट्यूट ब्लेम करना सही है, टीचर्स को ब्लेम करना सही है, स्टूडेंट्स को ब्लेम करना सही है? नहीं, आपके एटीट्यूड को ब्लेम करना सही है। आप एकदम हल्के में रहते हो CSET में, एग्जीक्यूटिव में आपको यहाँ पे इतना पढ़ाई करना है, आधे बच्चे तो यहीं थक जाएंगे। उसके बाद प्रोफेशनल से छोटा लैडर जो सीढ़ी होती है ना, पहला स्टेप सबसे बड़ा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीजनिंग आपकी एबिलिटी कैसी है, वोकैबुलरी पावर। एक 3 दिन का वर्कशॉप होने वाला है अभी रिसेंट, जब भी ये रिकॉर्डिंग लाइव होगी आई फील तब तक आ जाएगा। चेक करना प्लेलिस्ट में वर्कशॉप, वो 3 डेज का वर्कशॉप है, हो सकता है वो कंबाइन करके आपको वीडियो मिले एक प्रॉपर मैराथन के फॉर्म में, उसको मिस करना मत। उसमें आपकी वोकैबुलरी को कैसे डेवलप करना है, आप कैसे वर्ड से मतलब निकाल सकते हो, उन चीजों को हम सीखेंगे। एंड वर्किंग मेमोरी, बिकॉज आपको चीजें याद भी तो रखनी है, आप हर चीज पेपर पे थोड़ी लिखोगे, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उस चीज को किस तरीके से हमें कट थ्रू करके आगे बढ़ाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें आपको जब आ गई हैं,
तब जाकर के कहीं आप चीजों को फोकस कर पाओगे। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, एंड आई वुड लाइक कि पहले आप इसको अपने तरीके से करो। मैंने आपको बता दिया है वैसे तो, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं अभी नहीं बताई हूं आपको, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसको देखना इंपॉर्टेंट है। आपको मैं 2 मिनट देती हूं जस्ट टू गो थ्रू एंड देन विल डिस्कस इट टुगेदर। चलो आ जाओ। कुछ समझ आया? हाँ जी, कुछ आया समझ? मैम क्या सब किंग विंग के बारे में पढ़ा है ना, क्या सब बता रहे हैं हम लोगों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंड अगर इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो घबराना मत, बिकॉज उन्होंने हिंट दे दिया है आपको। जब आपको वो ये बता रहे कि वो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को टेस्ट करेंगे, का मतलब है कि वो आपके सच में कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को टेस्ट करने वाले हैं, कुछ इजी पीजी सा नहीं देंगे। एंड ये स्कूल में आपने नहीं सीख रखा है, ठीक है। तो इस चीज को चलो पढ़ते साथ में और देखते करना क्या है, ठीक है मैम। हाउ आर वी गोना डिटरमाइन इट, लेट्स जस्ट क्विकली सी दिस। चलो फटाफट से। ओके, डायरेक्शंस है आपके 1 से 10 क्वेश्चंस है, एग्जाम में इतने नहीं आएंगे। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। ओके मैम, वी गॉट दिस। ये हमें समझ आ गया कि करना क्या है। अब करना कैसे है इसको देखते हैं। इट इज एन ओल्ड सेइंग दैट नॉलेज इज पावर, ठीक है, ओके फाइन। एंड लकीली हमारे पास पैराग्राफ्स काफी कम है, सो नॉट एन इश्यू। ओके, so there's an old saying that knowledge is power, fine. Education is an instrument which अच्छा अपने दिमाग को पहले ही बोल दो कि देखो यहां शुरू कर रहे हैं यहीं रुकेंगे, ठीक है। तो दिमाग में मेरे ज्यादा उतल पुतल मत करना, ठीक है। जो तुमको चाहिए इसके बाद आई विल गिव whatever you want, I'll give, but right now let me focus please। और अब आगे बढ़ो। It is an old saying that knowledge is power.
एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज एंड देयरफॉर डायरेक्टली कंट्रोल्स पावर. ठीक है, अभी तक हमें मैम कोई दिक्कत आ नहीं रही है, सिंपल सी एजुकेशन, इंस्ट्रूमेंट, नॉलेज के बारे में बात हो रही है, फाइन. देयरफॉर इंपॉर्टेंट है, ever since the dawn of our civilization, okay, persons in power have always tried to supervise or control education. ठीक है, फाइन. तो मैम यहां तक हमने क्या समझा? यहां तक हमें समझ में आया कि नॉलेज को बोल रहा है कि वही पावर है. एक चीज हमें और समझ आया कि एजुकेशन जो है वो कहीं ना कहीं नॉलेज दे रही है. तो हमें समझ आ रहा है लिंकेज है नॉलेज पावर. एजुकेशन है वो एम्पावर करती है नॉलेज को. जितना ज्यादा एजुकेशन उतनी ज्यादा नॉलेज. बेसिकली इससे हमने ये इन्फर कर पा रहे, ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है. ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं. बिकॉज पहले सेंस में हमें क्या बोला? पहले सेंस में हमें बोला मैम इतना ऐसे करेंगे तब तो हो गया. अरे भाई मैं आपको समझा रही हूं, ऐसे करना नहीं है. नॉलेज से पावर आती है, ये हमें समझ आया. बट नॉलेज कहां से लाए? तो बोला एजुकेशन जो है ना वो एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे है, ठीक है, जो नॉलेज को एम्पावर करता है. इसी के लिए इतने साल से, जब से सिविलाइजेशन बनते हुए आए, जो हाई पावरफुल लोग या फिर हाई पावर में जो बैठे, जो ऊपर अपर क्लास में, असेंबली में, सेनेट पे बैठे हुए लोग हैं, जो वो हमेशा इसको कंट्रोल करते हैं ताकि वो इसको कंट्रोल कर सके. दैट्स द रीजन जब ब्रिटिशर्स आए थे, ये लिखा नहीं मैं बस बता रही हूं, तो उन्होंने किस तरीके से उन्होंने देखा इंडिया में इतनी इलिटरेसी है, हमारी चीजें नहीं समझ आ रही उनको कैसे हम अपने हिसाब से बताए चीजों को, समझाए चीजों को और पढ़ाए. इसके लिए उन्होंने अपना सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट किया, अपने ट्रेडिशंस को इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट किया, बाइबल्स देना शुरू किया. दैट इज हाउ दे ट्राई टू कंट्रोल एजुकेशन. बिकॉज जब वो चीजें बच्चे पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, तो नॉलेज भी उसी चीज की आएगी. ओके मैम, नेक्स्ट. इट हैज बीन हैंडमेड ऑफ द रूलिंग क्लास. उनका ही ये बुना बुनाया जाल होता है. ठीक है, ड्यूरिंग द क्रिश्चियन एरा. अब कोई तो एक एरा के बारे में बात हो रही है, हमें नहीं देखना. द समथिंग कंट्रोल्ड, हमें नहीं आता, कोई बात नहीं. ठीक है, द समथिंग कंट्रोल द इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड डिफ्यूज्ड अमंग द पीपल द गॉस्पेल्स ऑफ द बाइबल एंड रिलीजियस टीचिंग. गॉस्पेल कॉल बोलते हैं हम, बातें जिनको हम बोलते हैं. और अगर हम मुझे नहीं भी आता है पूरे सेंटेंस का कोई वर्ड, तो डजंट मैटर. समुद्र से एक बूंद टपक जाएगी तो कुछ नहीं होगा, मतलब आपका चेंज नहीं होगा. ठीक है, अभी तक जो हमने समझा, किसी तो एक एरा के बारे में बात कर रहे, किसी एक टाइम के बारे में, क्योंकि यहाँ सिविलाइजेशन का रेफरेंस दिया है तो किसी एक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं. वो जब कंट्रोल करते थे किसको? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को. और साथ में क्या करते थे? पीपल, मतलब साथ में इम्पार्ट करते थे क्या? द गॉस्पेल ऑफ द बाइबल, बाइबल की लिखी हुई बातें और रिलीजियस टीचिंग्स, ये साथ में दिया करते थे. ठीक है, ओके मैम. अभी तक हमें एक और चीज समझ आई कि पावर के बारे में बात किया, फिर एक रेफरेंस लेना उन्होंने शुरू किया. रेफरेंस किसका लिया? क्रिश्चियनिटी का. हमें नहीं पता, हम XYZ भी लिख सकते हैं. वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हैंड में लेकर, हाथ में लेकर के बाइबल की टीचिंग्स को, उनकी लर्निंग्स को बांटा जा रहा था. ओके, डन. अभी एकदम बेसिक हम समझ रहे हैं मैम. अब ये जो गॉस्पेल्स होते थे या टीचिंग्स होते थे, ये जो थे वेर नो अदर देन अ फिलोसफी ऑफ अ मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग सोसाइटी. उनके थॉट प्रोसेस, उनकी साइकोलॉजी को फिलोसफी के मात्रा में या फिर फिलोसफी की तरह चीजें एक्सप्लेन की जा रही थी. फाइन मैम, ओके. इट टॉट द पुअर मैन टू बी मीक एंड टू अर्न हिज ब्रेड विद द स्वेट ऑफ हिज ब्रो. अपने बोलते ना, खून पसीने की कमाई, वो. While the priests and the landlords lived in luxury and fought duels for the slightest offense. फिर क्या बोला? फिर बोला कि ये क्या चीजें सिखा रही थी. अब ये तो बताया रेफरेंस, अब दिया लर्निंग्स क्या दे रहे थे. वो लर्निंग्स क्या दे रहे थे? लर्निंग्स उससे आ रही थी कि कॉमन मैन जो है वो अपना बोलो ना खून पसीने की कमाई कमाए, और प्रीस्ट जो है वो लग्जरी में जिए, है ना. वहां के जो अपर क्लास लोग हैं वो लग्जरी में जिए और अपने टेरिटरीज को बढ़ाने के लिए या छोटे छोटे फाइट्स में डुएल्स कर ले, बोलते ना 2-2 हाथ, डुएल्स कर ले या लड़ाई कर ले, वॉर कर ले. बेसिकली
just for the slightest of the tiniest thing. और जब दिमाग में लोगों के ये बिठाया जाता है तो उनको ये रियलाइज हो जाता है या उनको ये लगने लगता है कि ये तो नॉर्मल है, ये तो हमें करना ही है, इसके बिना तो हमारा काम होएगा ही नहीं. ठीक है, एक सेकंड रुको. इतना नीचे कर दिया था, मैं से बैठ ही नहीं पाती. हाँ हाँ नहीं ठीक है, हो जाए. हाँ मैं कर लेंगे, रही. सो ड्यूरिंग द, अभी ये हमें समझ आ गया मैम, छोटी छोटी चीजों में लड़ाई कर लेते थे और कॉमन लोगों को ऐसा बोलते थे. ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड के दौरान पे एजुकेशन जो है वो क्या किया, वो पास हुआ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द प्रीस्ट इनटू द हैंड ऑफ द प्रिंस. वो जब जो एजुकेशन है, मतलब क्लच मतलब जब आप ग्रिप में रहते हैं, उसके बाद जो क्या बोल रहे हैं हम, रेनेसेंस पीरियड, यानी एक अलग पीरियड के बारे में बोल रहे हैं. इस पीरियड में जो पावर प्रीस्ट्स के पास थी वो पावर टर्न होकर के प्रिंस यानी कि किंग्स एंड मतलब किंगडम में आ गई बेसिकली. ठीक है, ओके मैम, ये आपको साथ साथ में करना है और मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है. आप अगर ऐसे करोगे ना आपको टाइम नहीं लगेगा और क्वेश्चन की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी. हमेशा याद रखना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. Always remember this. This is something जो आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हो, which is quality over quantity. आप 10 क्वेश्चंस कर लो हड़बड़ी में पढ़ के और एक भी गलत ना हो, से बेटर है आप सिर्फ 10 क्वेश्चंस करो लेकिन ढंग के करो, क्योंकि टाइम लग रहा है तो हमें मार्क्स मिल रहे हैं. टाइम लगा के भी गलत करके आएंगे तो गड़बड़ है. ठीक है, ओके नाउ. और ये सब मैम कब डेवलप होगा हमारा अंडरस्टैंडिंग थिंग? स्टार्ट रीडिंग. मैंने हमेशा बोला है स्टार्ट रीडिंग. वोकैबुलरी की इस बार की इतनी वर्ड्स एक किताब से आए थे जो मैंने रेफर किया था, उस किताब का नाम है नॉर्मन लुइस, वर्ड पावर मेड इजी. ठीक है, मैं वापस दिखा देती हूँ. जो नए बच्चे हैं हमारे, Amazon पे क्या हो गया, इंटरनेट तो चल रहा है नहीं? Amazon पे आप जाओगे, रेड कलर की किताब है, किताब का नाम है वर्ड पावर मेड इजी. हर दिन 15 मिनट काफी है, बाय नॉर्मन लुइस. देखो ये पेन भी नहीं चल रहा है. क्या हो गया? কি হলো? হলোটা কি? Something happened. I don't know what. हाय क्या हो गया? आज तो कुछ हो ही रहा है. नॉर्मन लुइस, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस. ठीक है, आ जाओ. तो क्या समझा मैम कि ये कुछ बेसिक चीजें हम देख समझ रहे थे. फाइन, नेक्स्ट. इन अदर वर्ड्स इट बिकेम मोर सेक्युलर, और ज्यादा अच्छा सेक्युलर होने लगने मतलब क्या? जब प्रीस्ट के पास से प्रिंस में गया तो वो सेक्युलर खुला हो गया थोड़ा. अंडर द कंट्रोल ऑफ द मोनार्क. मोनार्क कौन होते हैं? मोनार्क बेसिकली राजा रानी सिस्टम होता है. एजुकेशन, तो यहाँ पे प्रिंस के पास गया तो मोनार्क हो गया. तो अब बोल रहे हैं मोनार्क के कंट्रोल में क्या होता है. तो तुमने क्या क्या देखा? प्रीस्ट के कंट्रोल में क्या होता था और अब मोनार्क के कंट्रोल में क्या होता है. एजुकेशन बिगेन टू डिवाइस एंड प्रीच द इनफॉलिबिलिटी ऑफ इट्स मास्टर्स. द मोनार्क और किंग डजंट मैटर. द मोनार्क और किंग क्या बोल रहा है कि द मोनार्क के दौरान पे एजुकेशन जो है वो डिवाइस करने लगी और प्रीच करने लगी द इनफेलिबिलिटी ऑफ इट्स मास्टर्स. उनके बारे में अच्छी चीजें कि ओहो कितने महान थे वो लोग, उनकी कथाएं और कथा वो प्रचलित हो गई वहां पे इनके कंट्रोल में. इट वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड एंड सपोर्टेड फैंटास्टिक हीरोज. कौन कौन से हीरोज? थ्योरीज आए. The divine right theory
एंड द किंग कैन डू नो रॉन्ग, हमारा राजा सबसे महान, एंड इस टाइप की चीजें आने लगी। ठीक है, तो ये भी कंट्रोल कर रहे हैं ना एजुकेशन को, हमारे इस लाइन का जो पर्पस था उसको तो ये क्या कर रहे हैं बताओ, पूरा का पूरा कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, पूरा का पूरा समझा भी रहे हैं। फाइन। With the advent of the industrial revolution, रेनेसेंस की बात की, पहले सिविलाइजेशन में क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी के बाद हमारे इस पीरियड के बारे में बात हो रही थी, मोनार्क सिस्टम, रेनेसेंस पीरियड, उसमें मोनार्क सिस्टम, उसके बाद बात हुई हमारी अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे थे ना, यहाँ देखो हमने सिविलाइजेशन के बारे में बात किया, लर्निंग्स, राइट, रेनेसेंस पीरियड, और अब किसके बारे में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हैंडराइटिंग के लिए खेद है, बट आपको समझ आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, ना एजुकेशन टुक अ डिफरेंट टर्न यहाँ पे, अब यहाँ अलग एजुकेशन आने लगा क्योंकि नए मास्टर्स आ गए। ठीक है, ये देखो ताना मार, नए मास्टर्स आ गए। इट नाउ नो लॉन्गर रिमेन द प्रिविलेज ऑफ द बारन क्लास, but was thrown open to the new rich merchant class of the society. अब एजुकेशन जो थी अब वो पूरी तरफ चली गई इन सोसाइटी, इन लोगों के लिए, राइट, न्यू मर्चेंट। द फिलॉसफी विच वाज वोक ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज दैट, ये एक लॉ का टर्म है, प्लीज इसको आप पढ़ेंगे, ऐसे भी आपके काम आएगा। लेजेस वेरी, मैम ये तो वो गाने की तरह लग रहा है ना जो भी चल रहा है ना, हमें तो लूट लिया। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिंग द फंक्शंस, ऐसे वर्ड्स आपको प्लीज, ये लैटिन रूट के वर्ड्स हैं और हाई चांसेस एग्जाम में आने के, वोकैबुलरी के टर्म्स में। रेस्ट्रिक्टिंग एग्जाम में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बट समझना है, रेस्ट्रिक्टिंग द फंक्शन ऑफ द स्टेट टू अ mere keeping of laws and order, while on the other hand in practice the law of jungle prevailed in the form of free competition and survival of the fittest. Survival of the fittest मतलब जंगल में वही जीतेगा जो सबसे ताकतवर है। तो अभी क्या बोला मैम यहाँ से यहाँ तक कि अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे अब जो था पावर वो शिफ्ट हो गया रिच क्लास के हाथ में, क्योंकि अब तुम्हारा राजा रानी सिस्टम कुछ था नहीं। अब जो लोग थे यहाँ पे वो सब कुछ इस तरीके से चल रहा था कि लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सारी चीजें आ गई, एंड अब मार्केट में वही सरवाइव करेगा जो फिटेस्ट है, उसकी बेसिस पे काम आगे चल रहा था। ठीक है मैम, अभी ये जब हमने पढ़ा और हमने जब ये समरी बना लिया तो हमें मुश्किल नहीं होगी। हाँ, सैट से चीजें और इजी हो सकती हैं ऑब्वियसली, बट ठीक है अभी वो समझना सीखना, और मेरे लिए आपको यूट्यूब लेक्चर्स में समझाना इज वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जिस्ट में आपको चीजें समझा पाऊं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मिस नहीं करना है, और क्योंकि आप साथ साथ में ये लिखते हुए जाओगे टाइम नहीं लगेगा एंड आपको जल्दी समझ आएगा, एंड समझ आएगा तभी लिख पाओगे, वरना तो वो आपको मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। क्वेश्चंस पे आते ना, आओ पहला क्वेश्चन आंसर दिया है बट आप खुद से सोचो, व्हाट डज द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग स्टिपुलेट। डिवाइन राइट थ्योरी, ये ना, ये लाइंस पढ़ के हमें क्या समझ में आया कि वहां पे एकदम ही वही है, सब सरताज एंड ऑल वही है, द किंग आर गॉड, कहीं भी ये लिखा है डिवाइन राइट में लॉर्ड के बारे में नहीं। दैट द राइट ऑफ किंग आर डिवाइन एंड देयरफॉर सेक्रेट। अब देखो अगर ये मार्क नहीं किया होता ना, मैं कसम से बोल रही हूँ आप भी गड़बड़ करते हैं। दे हैव द राइट टू बी वर्शिप लाइक गॉड, ये सारी भी चीजें आपको एक ही चीज के तरफ लेके जा रही है कि वही है एकदम सर्वगुण संपन्न। ये पॉइंट और ये पॉइंट्स में आप खुद सोचो, एकदम किताब पे हाथ रख के बोलो, आप खुद कंफ्यूज होते या नहीं होते? होते, बिल्कुल होते। तो इतने क्लोज ऑप्शंस में हाउ विल यू एलिमिनेट? आपको डेविल्स एडवोकेट की तरह सोचना होगा। क्या डेविल्स एडवोकेट? कोई आपको कमियां ढूंढनी है, हर एक चीज में कमियां निकालो, जिस चीज में कमी नहीं मिली वो आपका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट। अब जब मेरे को ये बोला ना तो मैं सीधा इसको रेफर करूंगी और इसको पढ़ूंगी अच्छे से। क्या है? ओ अच्छा, इसका मतलब तो बोल रहा है किंग कुछ कभी गलत नहीं कर सकता। फाइन,
यहाँ दिख रहा है थ्योरी एंड है, तो ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि device and priest infallibility of masters, the monarch or the king. It is also invented, supported. Fantastic theories निकल के आई थी, divine right theory and the king can do no wrong. And मतलब इसी से रिलेटेड होगा, ये आपका इन्फ्रेंस होना चाहिए। जब भी हम वर्ड्स एंड लगाते हैं का मतलब उसी से रिलेटेड चीजें, महानता से रिलेटेड चीजें चल रही हैं, ठीक है। कहीं नहीं लिखा है कि वो भगवान है, सो ये एकदम आउट ऑफ रीच, स्कोप ही बाहर चला गया पूरा, ठीक है। They have the right to be worship like gods. कहीं ये नहीं मेंशन किया है कि गॉड की तरह उनको पूजना है, ठीक है। ऑल्दो इससे मतलब ये निकल के आ रहा है। उसके बाद द राइट ऑफ किंग आर डिवाइन। राइट ऑफ किंग क्या होती है, तो ग्रामेटिकली भी रॉन्ग है, राइट्स होने चाहिए बेसिकली, और अगर उसका एक राइट भी है तो वो डिवाइन, उनका हक डिवाइन है, ये कहाँ बोला, उनके हक के बारे में तो बात नहीं हो रही है। और क्योंकि कोई चीज डिवाइन है वो सेक्रेट है, ये भी आउट ऑफ स्कोप जा रहा है। बचाइए, क्या बोल रहा है, that the right of the governing is conferred upon the king by God. Governance का पावर जिसको दिया है, डिवाइन राइट जो हक दिया हुआ है, वो भगवान ने किंग्स को दिया है, ये डिपिक्ट कर रहा है, ये थ्योरी यहां से निकल के आ रही है। सो दैट वुड बी योर एप्रोप्रिएट आंसर, दैट वुड बी योर एप्रोप्रिएट आंसर। देखो यहां पे वापस से पढ़ो। Under the control of the monarch, education began to devise and preach the infallibility of its masters. कि वो कैसे कभी नहीं हारते। The monarch or the king. Masters कौन, और यहाँ वर्ड किया है मास्टर्स। जहां ये कर दिया तो हमें समझ आ गया कि गड़बड़ है भाई। मास्टर है, मालिक, कैसे प्रजा नौकर, वो मालिक, मास्टर्स वर्ड यूज किया। एक और थ्योरी इन्वेंट की गई, थ्योरी का नाम क्या था, एंड सपोर्ट की गई, क्या थी, द डिवाइन राइट थ्योरी एंड द किंग कैन डू नो रॉन्ग, ठीक है। ये जब टर्म आया ना तो हमारे लिए ये थोड़ा क्लैरिटी के साथ है, ये सारे आउट ऑफ स्कोप थे, तो बचा हुआ आंसर हमारे पास ये निकल के आया। ओके, हु कंट्रोल्ड एजुकेशन ड्यूरिंग द रेनेसेंस। रेनेसेंस के टाइम पे आपने अगर लिखा हो तो आपको पता होगा कि मैम इसके पहले जो था सिविलाइजेशन क्रिश्चियनिटी एरा के टाइम पे, तब तो प्रीस्ट थे, बट रेनेसेंस के टाइम पे ये प्रीस्ट का कहां चला गया था, प्रिंस के पास, है ना। तो मैम ये जो प्रिंस लोग थे ना ये कर रहे थे, तो ये हमारा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप डिटेल नहीं पढ़े होते, वापस जाते, ढूंढते, टाइम वेस्ट, ठीक है। व्हाट डिड द रूलिंग क्लास इन द क्रिश्चियन एरा थिंक ऑफ द पुअर मैन। पुअर मैन के बारे में वो क्या सोचते थे क्रिश्चियन एरा के टाइम पे। वो कंट्रोल करते थे एजुकेशन, और क्या करते थे, बाइबल की टीचिंग्स देते थे, राइट, फिलोसफीज देते थे। इट टॉट द पुअर मैन टू बी, पसीना बहाओ एंड कमाओ, यही था ना, नॉर्मल कॉमन लोग। यहां लिखा भी है, हम देखो, हाँ, कॉमन लोग खून पसीने से पैसे कमाओ और प्रीस्ट लोग लग्जरी में टाइम बताएगा, यही था। तो that he is beloved of God, बिल्कुल भी नहीं। that he deserves all sympathy, कभी भी नहीं। that he should be strong, that he is meant for serving the rich, पसीने बहा के काम करो, लग्जरी तो प्रीस्ट को ही मिलेगी। who controlled the institution of education during the Christian era, कौन दिखता था उस टाइम पे, प्रीस्ट दिखते थे, राइट, प्रीस्ट दिखते थे, मोनार्क नहीं। मोनार्क कब दिखते थे बताओ मुझे, रेनेसेंस पीरियड के टाइम पे देखते थे, या उससे पहले, उस क्रिश्चियन एरा के बाद, जब प्रीस्ट से चला गया मोनार्क को, प्रिंस को। सेक्युलर लीडर्स ये तो थे ही नहीं कोई भी, एंड द कॉमन पीपल, उनको तो ऐसे भी वो बना के रखा था, बलि का बकरा। द वर्ड इनफॉलिबिलिटी का मतलब है इंसान जो कभी भी गड़बड़ नहीं कर सकता। इसका रूट वर्ड ही सिंपल है, इन मतलब नेगेटिव, कभी जो नहीं हो सकता, राइट। फॉलिबिलिटी, फॉल से हमें पता है जो कभी गिर नहीं सकता, गलत नहीं हो सकता बेसिकली, ठीक है। सो यस, व्हाट डू मीन बाय स्वेट ऑफ ब्रो, खून पसीना, हार्ड वर्क, शीर हार्ड वर्क, वेरी हार्ड वर्क, द टाइनी ड्रॉप ऑफ स्वेट ऑन द फोरहेड, बिल्कुल नहीं। द रिंकल्स, ना, द साइन ऑफ इनोसेंस, वेरी हार्ड वर्क, वेरी वेरी हार्ड वर्क। हमेशा आप दो ऑप्शंस के पास आएंगे जो बहुत ही ज्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे के, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। Don't be confused. Next, what is the policy of, अच्छा, इसके बारे में मैं अभी के अभी यहाँ पे आपको एक बार रोकती हूँ और बोलती हूँ जाओ,
इसका मतलब खुद से ढूंढ के लाओ, इसका मतलब खुद से ढूंढ के लाओ, फटाक से, एकदम फट से जाओ और फट से ढूंढ के लाओ, क्विक। चलो क्विक 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 क्विक, अभी के अभी वीडियो पॉज करो और इसका मतलब ढूंढ के लाओ, चलो फटाक से। ये एक लैटिन वर्ड है, ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है। मैम आंसर तो नीचे ही लिखा हुआ था, अरे भाई रुक, वैसे नहीं पढ़ते अपन, हम हर चीज का मतलब देखते हैं। मैम अगर हमें मतलब नहीं आया तो क्या हुआ, एक क्वेश्चन छूटेगा, तो एक क्वेश्चन छूटेगा। स्टेट कंट्रोल ओवर लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी नहीं, जॉइंट कंट्रोल, खैर मैं मतलब दिखाई देती हूँ। इंडिविजुअल फ्रीडम इन द इकोनॉमिक फील्ड, एक इंसान जो अपने मर्जी से, राइट, अपने मर्जी से क्या कर सकता है, घूम फिर सकते हैं, मतलब एनीथिंग द पर्सन कैन डू, बाय परचेज, अपने मर्जी से। आई रियली वांटेड टू शो यू द रूट वर्ड फॉर दिस, बट आई जस्ट कैन नॉट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, समथिंग इज रॉन्ग। आप खुद देखो, आप टाइप करो गूगल पे, ये टाइप करो मैम लजीज, एटमोलॉजी, एटमोलॉजी, तो आपको इसका ब्रेकेज मिलेगा लैटिन टर्म का, किस तरीके से टूटा हुआ है। आई रियली वांटेड टू शो यू बट वो हो नहीं पा रहा है। नेक्स्ट वुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द राइटर, राइटर को कौन सी चीज डिस्क्राइब कर रही है, क्या वो कंसर्न्ड है, वो अनकंसर्न्ड है, अग्रेसिव है, फ्रस्ट्रेटेड, ये तीन तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। अनकंसर्न तो नहीं है क्योंकि वो बार बार दिखाना चाह रहा है कि एजुकेशन कैसे और कौन लोग कब हमेशा मैनिपुलेट करते हैं अपने मतलब के लिए, तो वो एकदम भी अनकंसर्न तो नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड अग्रेसिव भी नहीं है, हाँ वो जरूर है कि वो कंसर्न्ड है। चूज द करेक्ट सिनोनिम आउट ऑफ द फोर चॉइस, सिनोनिम का मतलब होता है लाइक मीनिंग, जो एक जैसा है। गॉस्पल्स, बोलते ना गॉस्पल्स का बाइबल में टीचिंग्स होती हैं जो, राइट, गाइडेंस, आप कंफ्यूज हो सकते थे बट नहीं, चिटचाट तो बिल्कुल नहीं, र्यूमर भी नहीं, टीचिंग, डॉक्ट्रिन, जो एक रिलीजियस टीचर आपको पढ़ाता है। गॉस्पल्स, there shall be showers of this is the promise of Lord, there shall be season rephrasing sent from the Savior above, showers of blessings, showers of blessings we need, mercy that droplets are falling। उसमें गॉस्पेल कॉल है, मतलब इस लाइन में मैं याद करने की कोशिश करती, मुझे याद नहीं आ रहा था। There was gospel's call in some of the lyrics. We used to sing ना स्कूल में। नहीं मैम, हम होंगे कामयाब के आगे कभी गए नहीं, मैं क्या करूं, हमारे तो गए थे, हमारे एकदम फुल एवरी मॉर्निंग ऑर्केस्ट्रा ही होती थी, पूरी असेंबली बोलते हैं उसको, आपके भी होती होगी, जिनकी नहीं होती है, आप कॉन्वेंट स्कूल में नहीं थे मतलब, तो काफी चीजों से आप वंचित रह गए। चलिए आइए, चूज द करेक्ट सिनोनिम आउट ऑफ द फोर चॉइसेस गिवन। अच्छा, एक वेग होता है, एक वर्ग होता है, तो वेग को इसके साथ कंफ्यूज मत करना, क्योंकि जब आप वेग को इसके साथ करोगे तो आप अनसर्टेन मैच करके आओगे, ठीक है। सो ये फैशन वर्क वगैरह जो होता है ना, तो प्रिवेलिंग फैशन और स्टाइल जो उस टाइम चल रहा था, इसकी मैगजीन्स भी आती हैं, एक ब्रांड है काफी बड़ा, आर्टिकल्स, फैशन मैगजीन्स, या फिर मतलब द ब्रांड नेम एक्चुअली आइडेंटिफाइज बिजनेस पीपल, स्पोर्ट्स पीपल, काफी सारी चीजें, राइट। सो इट्स अ प्रिवेलिंग फैशन और स्टाइल। तो कैसा लग रहा है अभी आप लोगों को, कैसा फर्स्ट पैसेज, फर्स्ट पैराग्राफ अपने फुल डिटेल में किया, टाइम लगाया, अंडरस्टैंड, मैंने काफी चीजें समझाई, बट आप खुद जब करोगे ना ऐसे होंगी चीजें और मजा आएगा उस चीज को करने में, ठीक है। तो यहां तक रखिए, एक और कर लिए, छोटा सा ही कर लेते क्या, फटाक से एकदम क्विक करेंगे। चलो मेरे साथ ही पढ़ना आ जाओ। रीड द फॉलोइंग पैसेज, क्विकली करेंगे। इंडिया लूजेस ग्रेन क्रॉप्स वर्थ सम क्रॉर्स, ठीक है, हर साल, फाइन डजंट मैटर, पेस्ट की वजह से। तो हमें समझ आ रहा है क्या मैम, इंडिया बिकॉज ऑफ पेस्ट काफी ज्यादा क्या खो देता है, अब ये नहीं काम कर रहा है,
बहुत सारा अमाउंट उसको लॉस हो जाता है क्रॉप्स की वजह से। क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड्स की वजह से। ठीक है, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पॉसिबल किया, एग्रीकल्चर रिसर्च को पॉसिबल किया, जो कि एविडेंट है। क्यों? क्योंकि अब वो इफेक्टिवली इन सारे कॉम्बैट मतलब लड़ पा रहा है काफी सारे द वेरियस पेस्ट्स एंड इंसेक्ट्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बढ़ी, जिसकी वजह से सॉल्यूशंस आ गए ताकि पेस्ट्स से लड़ा जा सके। ओके मैम, ठीक है। While some of the crops are destroyed after harvesting, a large quantity of grain is destroyed in the field. Harvesting के टाइम मतलब जब चीजें हम रीप कर रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, काफी सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। While some of the crops destroy, हार्वेस्टिंग के टाइम पे, वाइल बोला है मतलब हार्वेस्टिंग, प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि इसके बाद भी कुछ होगा। हार्वेस्टिंग के टाइम पे काफी सारे क्रॉप्स बर्बाद हो जाते हैं, राइट, और फील्ड्स में सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। आफ्टर हार्वेस्टिंग अ लार्ज इज डिस्ट्रॉयड इन द फील्ड। ट्रू दैट इंडियन फार्मर टुडे इज बेटर टू एबल कॉम्बैट दीज डिस्ट्रॉयर्स ऑफ ग्रेन। मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी कुछ होते हैं और कुछ तो फील्ड के अंदर ही रह के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये दो चीजें बोली। फिर बोल रहे हैं कि आज टुडे इट्स बेटर फॉर दी फार्मर्स कि वो लड़ सकते हैं इन सारे अनसर्टेनिटीज के साथ। का मतलब हम इन्फर कर पा रहे कि पहले वो ये नहीं कर पाते थे। कब से पहले? जब ये नहीं R&D नहीं हो पाता था। आप देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी इन्फ्लुएंस हो पा रहा है, लेकिन ये डेवलप करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट, क्यों आज क्या ऐसा हो गया कि वो लड़ पा रहे, क्योंकि कॉम्बैट कर पा रहे, क्योंकि आज उसके पास अवेलेबल है फैसिलिटीज हार्वेस्टेड क्रॉप्स के लिए। कौन सी? केमिकल एड्स है, इंसेक्टिसाइड है, जो वो स्प्रे कर सकता है ग्रोइंग क्रॉप्स में। यानी हार्वेस्टिंग के लिए तो नहीं बताया हमें, बट फील्ड का कैसे ठीक कर सकता है उसके लिए बताया। ठीक है, कि क्या क्या उसके पास इंसेक्टिसाइड्स है या क्या उसके पास ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं, केमिकल एड्स हैं, जिससे वो चीजें बचा सकता है फील्ड्स में। इंसेक्टिसाइड्स, chemicals available through modern technologies. Next, but very important, but जहां तक हम रुकते हैं, one has to remember that not all insects are harmful. अच्छा, ये एक चीज बताएं हमें। The common earthworms, for instance, is a friend of man because it works like a dustman by breaking up the dead leaves and wood from plants and mixes them with the soil, thus making the soil richer. हमें बोल रहा है हर चमकती चीज जैसे सोना नहीं होता, वैसे हर काली चीज कोयला नहीं होती। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो सारे खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म का एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक करते हैं डेड प्लांट्स को, वुड्स को, जो स्टीम्स ड्राई हो जाती हैं, जो कि जाके वापस से मिट्टी में मिलके रिच कर देते हैं, सॉइल को फर्टाइल कर देते हैं। ओके, हाँ मैम समझ गए। Therefore, when a farmer sprays his field with chemical that kills insects that destroy his friends with enemies, तो क्या बोल रहे, जब फार्मर जो थे वो फील्ड पे ऐसे केमिकल छिड़कते तो वो अपने दुश्मन को तो मार रहे हैं, साथ में अपने दोस्त को भी मार रहे हैं। मतलब हार्मफुल इंसेक्ट्स को तो मार रहे हैं, लेकिन साथ में जो ऐसे अर्थवर्म्स या जो ऐसे इंसेक्ट्स है जो हेल्प करते हैं उनको भी मार रहा है। सो while using chemicals, harmful insects तो मर ही रहे हैं, साथ में useful insects भी मर रहे हैं, which is not good for us, not good. Am I clear? यहां तक पूरा पैसेज समझने में कोई दिक्कत कभी नहीं, एकदम मैम सीमलेसली समझा हमने, मजा आया। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आ जाओ। अ लार्ज पार्ट ऑफ द इंक्रीज फूड प्रोडक्शन इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से ये
लॉस्ट हो रहा है, किसकी वजह से ये खराब हो रहा है। लैक ऑफ इरिगेशन आउट ऑफ स्कोप है मैम, स्कोप में ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं, इसका नाम ही नहीं लिया। बाहर की नॉलेज मत लगाना भाई, ठीक है, बाहर की नॉलेज मत लगाना। द इनएडिक्वेट रेनफॉल, बात की क्या? बैड ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल, बात की क्या? द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय हार्मफुल। इतना इजी नहीं आता है, टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत सिंपल दे दिया आपके लिए, इतना सिंपल, इतना इजी नहीं आता है। फर्स्ट वाला वाज गुड, फर्स्ट वाला वाज गुड। द फंक्शन ऑफ इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का एक्चुअल फंक्शन क्या है? क्रॉप्स को नरिश करना? कभी नहीं। हार्वेस्ट करना? बिल्कुल भी नहीं। टू स्टोर द हार्वेस्ट? बिल्कुल नहीं। प्रोटेक्ट द ग्रोइंग क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। व्हेन द फार्मर स्प्रेज हिज फील्ड विद केमिकल, वो इंसेक्ट्स को मारते हैं जो कि क्रॉप्स को मारते हैं, हाँ ऐसे तो है ही, लेकिन गुड एंड बैड जो हमने लास्ट पैराग्राफ में किया, ये वाला कि तो फटाफट आंसर आप दे पाओगे, आपको पैसेज भी नहीं देखनी पड़ेगी। द कॉमन अर्थवर्म जो होते हैं वो क्या डिस्ट्रॉयर क्रॉप्स के? नहीं। रिड्यूस करते ग्रेन टू डस्ट, हाँ डस्ट मैन बोला था उनको। ब्रेक अप द लीव्स, देखो बहुत सारे बच्चे ये मार्क करके आते हैं। मेक सॉइल मोर रिच, तो मेनली वो ये करते, सिर्फ डस्ट नहीं बनाते, वो उससे काम करते हैं जो कि सॉइल को और रिचर बनाता है। हार्वेस्टिंग के बाद फार्मर को क्या करना चाहिए? ये एकदम आउट ऑफ स्कोप है और तुम्हारा एक आंसर मांगा है कि अ लॉट ऑफ केमिकल आफ्टर हार्वेस्टिंग उसको केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, वो तो पहले डालना पड़ता है, तो ये नहीं होगा। कभी कभी आप एलिमिनेशन से भी आंसर पे आते हो कि ये 4 है, 3 तो होगा नहीं, तो चौथा ही आंसर है। अ गुड सप्लाई ऑफ सीड्स, वो हार्वेस्टिंग के बाद, आई मीन आफ्टर हार्वेस्टिंग फार्मर को एक अच्छा सीड हो चुका, सीड डाल चुके हैं। एबिलिटी टू कॉम्बैट वेदर, अब क्या, आप तो हार्वेस्ट कर लिए, एक सेफ प्लेस चाहिए इसको संभालने के लिए, स्टोरेज, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता था आई थिंक इसके लिए कि बच्चे बहुत बुद्धि लगाते कि मैम ये हमारा हार्वेस्ट है, ये हमने सब निकाल लिया, अब तो हमारी लैंड खाली हो गई, तो सीड चाहिए, है ना, सीड। तो 1 और सी में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताना अगर तुमने ऐसा कोई भी चीज आपको कंफ्यूजन क्रिएट आपके कर रहा है तो। आप बाकी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जब हम प्रॉपर बीसीआर के, आई मीन बिजनेस कम्युनिकेशन के पेपर सॉल्व करेंगे, वहां पे भी कुछ पैसेजेस आएंगे, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगी इंस्टीट्यूट के जितने क्वेश्चंस है इनको तो एटलीस्ट मैं कवर कर लूं, क्योंकि आज मैंने आपको प्रॉपर समझाया कैसे करना है आपको, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। एंड ऑन दिस पॉजिटिव नोट माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू एंड, बट जाने से पहले यार लाइक कर दो थोड़ा, हमें पता चले आप क्लासेस कर रहे हो, अच्छे से थोड़ा कमेंट वगैरह कर दो, एंड डू चेकआउट आप के सारे अभी भी क्रैश कोर्सेज अगर अवेलेबल हैं या क्या चीजें अवेलेबल हैं, जितनी भी प्लेलिस्ट्स आपके अवेलेबल हैं, जहां से ज्ञान मिल रहा है बटोर लो, फाड़ दो, एग्जाम एकदम रॉक करो। अपने जूनियर्स को जरूर सीख देना कि कैसे पढ़ाई करनी है, शुरू से किस तरीके से पढ़ना और क्या चीजें डेवलप करनी है। साइनिंग ऑफ एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। चलो मिलते हैं।